विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारत की ऋतुएं कर रहे थे हम, सीजन्स ऑफ इंडिया। उसमें मैंने आपको शीत ऋतु बता दी थी। आज हमने करना है ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन। ठीक है, तो सबसे पहले तापमान के बारे में पढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु में मैप देख लीजिए। मैप में आपने दबाव और सतही पवनें जनवरी के टाइम पर और जो भी तापमान संबंधी जो मैप है उनको देखना आपने। ठीक है, राइट साइड में देखिए मैप में भारत का जो दिखा रखा है कि 37.5 डिग्री, 40 डिग्री, कहीं कहीं पर 42.5 डिग्री दिख रहा है। राजस्थान वाली साइड में 42.5 डिग्री दिख रहा है। राइट साइड में जो मैप है ये आपने ध्यान रखना है, ये समझाऊंगा मैं कैसे होता है। ठीक है, तापमान तो जो ग्रीष्म ऋतु है उत्तरी भारत में मार्च से मध्य जून तक होती है। होली जैसे खत्म होती है उसके बाद गर्मी आनी शुरू हो जाती है। पढ़ने के सबसे अच्छे महीने यही हैं। कौन से? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च बेस्ट माने जाते हैं। कौन से? बशर्ते कि रजाई ओढ़ के ना पड़ा जाए। ठीक है, पैर बाहर। तो यह ऋतु उत्तर भारत में मार्च से मध्य जून तक होती है। यानी जो ग्रीष्म ऋतु है 21 मार्च के बाद सूर्य के कर्क रेखा की ओर आभासी बढ़त के साथ ही उत्तरी भारत में तापमान बढ़ने लगता है। ये आपको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 0 डिग्री इक्वेटर। तो सूर्य की जो किरणें हैं वो कैसी होती हैं? 90 डिग्री के जो एंगल लास्ट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 90 डिग्री के एंगल पर जो पड़ती है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना, इससे आगे 90 एंगल पे नहीं पड़ती। इससे आगे के जो एंगल होंगे वो अलग होंगे। इतना समझ में आया? पृथ्वी क्योंकि 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपनी अक्ष पर, अपने कक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। ये भी याद करना है आपने, क्वेश्चन बनता है पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। एक्सिस बोलते हैं अक्ष को, ये जो दिख रहा है आपको अंदर एक्सिस। लेकिन अगर कक्ष बोलेंगे ऑर्बिट पर कितनी झुकी हुई, तब आपने बोलना है कक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, तो पृथ्वी का एक तो ये जो झुकना है, फिर जब चक्कर लगाती है सूर्य के चारों ओर, तो सूर्य की किरणें, सूर्य अपनी जगह पे स्थिर है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है ना। तो एक बार पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर होती है, एक बार पृथ्वी सबसे निकट होती है। सबसे निकट जब होती है तो वो 3 जनवरी को होती है। सबसे दूर जब होती है तो 4 जुलाई को होती है। जब निकट होती है उसको पेरिहिलियन बोलते हैं, जब सबसे दूर होती है तो एपिहिलियन बोलते हैं। सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। साथ में मैंने कहा ये जो कर रही है तो उस वजह से सूर्य की किरणें ऐसे जाती हैं आपकी, है ना। तो हम अपने ज्योतिष में बोलते हैं कि उत्तरायण हो गया जी सूर्य। क्या हो गया? अब जी दक्षिणायन हो गया जी सूर्य। दक्षिणायन मतलब उसकी 90 डिग्री का जो एंगल है वो नीचे की तरफ पड़ रहा है आजकल। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में जाओगे भयंकर गर्मी पड़ेगी। अब ऑस्ट्रेलिया में क्या पड़ेगी? गर्मी पड़ेगी, जंगलों में आग लगेगी वहां, अगर जंगल क्या। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे वाला जो एरिया होगा, कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा वाला, हाँ जी, वहां गर्मी है आजकल। हमारे यहाँ सर्दी शुरू हो गई, कुछ लोग स्वेटर पहन के आ गए। ठीक है, तो 21 मार्च के बाद सूर्य के कर्क रेखा की ओर आभासी बढ़त के साथ ही उत्तरी भारत में तापमान बढ़ने लगता है। अप्रैल, मई व जून में उत्तर भारत में स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु होती है। भारत के अधिकांश भागों का तापमान 30 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। मार्च में दक्कन पठार पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? डेक्कन प्लेट्यू, दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जबकि अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश में यह तापमान 38 डिग्री से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। गुजरात और मध्य प्रदेश में भाई कैंसर जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है वहां से, है ना। मई में ताप की यह पेटी और अधिक उत्तर में खिसक जाती है, जिससे देश के उत्तर पश्चिमी भागों में 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान का होना असामान्य बात नहीं है, 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और इसी तरह से आप अपने विकास के इंजन चलाते रहिए। विकास के इंजन मतलब इंडस्ट्रीज हो गई, स्कूटी भी हो गई, उसमें कार हो गई, ट्रक हो गए, सब जो आप धुआं छोड़ रहे हो, जिस तरह से आप क्या कर रहे हो, कार्बन उत्सर्जन कर रहे हो, तो आने वाले समय में आप जल्दी 50 डिग्री भी पढ़ेंगे किताबों में। इतना वो दिन दूर नहीं है। दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु मृदु होती है और उत्तरी भारत जैसी प्रखर नहीं होती। दक्षिणी भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण यहाँ के तापमान को उत्तर भारत में प्रचलित तापमानों से नीचे रखती है। आपने समकारी प्रभाव याद रखना है। आपने क्या याद रखना है?
माना मैंने कभी आपसे पूछ लिया कि यार बंबई में लोग स्वेटर नहीं पहनते हैं, आपने बोलना समकारी प्रभाव। क्या? जलवायु पर जो समकारी प्रभाव पड़ रहा है, समुद्र का समकारी प्रभाव। आपको पता है लैंड ब्रिज और सी ब्रिज चलती हैं, तो समुद्र किनारे जो शहर होंगे वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती, बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती। ठीक है। अतः दक्षिण में तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के कुछ क्षेत्रों में ऊंचाई के कारण तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। भाई हाइट बढ़ेगी तो आपको पता है उसको बोलते हैं क्या, वायुमंडल का मतलब हर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम, है ना। और हर 1000 मीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या, कम। अगर 1000 मीटर ऊंची कोई पहाड़ी है तो जमीन जो जहां पर से शुरू हो रही है वो वहां के टेम्परेचर में और वहां के टेम्परेचर में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या होगा, डिफरेंस होगा। क्या होगा? सामान्य ताप पतन दर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सामान्य ताप पतन दर क्या है? हर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है, या ऐसे बोल सकते हैं हर 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है। नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं सामान्य ताप पतन दर। इतना समझ में आ गया? तो पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के कुछ क्षेत्रों में ऊंचाई के कारण तापमान कितना, 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। तटीय भागों में समताप रेखाएं तट के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हैं। ये जो मैप में मैं दिखा रहा हूं ये समताप रेखाएं हैं। राइट साइड में जो भारत का मैप है उसमें ये लाइंस दिख रही हैं आपको, ये समताप रेखाएं हैं। समताप मतलब जहां जहां से लाइनें जा रही हैं उसके, अगर मैंने 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है तो वो जहां जहां से लाइनें जा रही हैं वहां पे टेम्परेचर यही रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तटीय भागों में समताप रेखाएं तट के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हैं, जो ये प्रमाणित करती हैं कि तापमान उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर न बढ़कर तटों से भीतर की ओर बढ़ता है। तटों से, यूपीएससी ऐसे ही चीजें पकड़ती है, जब क्वेश्चन बनाएगी बोलेगी कितने स्टेटमेंट सही हैं, तब ये वाले स्टेटमेंट पकड़ कर देगी वो आपको, 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट, और तब पूछेगी आपसे कौन कौन से सही हैं। अब तो ये पूछ रही है कौन कौन से नहीं पूछ रही है, क्योंकि एलिमिनेट करके लोग आंसर निकाल रहे थे और क्या कर रहे थे, कम ज्ञान होने पर भी पेपर निकल जा रहा था प्री का। अब वो पूछ रहे हैं कितने सही है, 4 पॉइंट दे दिए, पूछ रहे हैं कितने पॉइंट सही है, 2 सही है, 3 सही है, क्योंकि 1 3 4 1 2 3 ऐसे में एलिमिनेट करके आंसर निकल जाते थे। तो यूपीएससी समझ गए कि भाई इनका ये तरीका भी क्या करो, खत्म करो, और क्या करो, इनसे ये पूछो कितने सही है, कितना जानते हो, मेंस लिखने लायक हो भी कि नहीं हो। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो क्या है, तापमान उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर न बढ़कर तटों से भीतर की ओर बढ़ता है। गर्मी के महीने में औसत न्यूनतम दैनिक तापमान भी काफी ऊंचा रहता है और यह 26 डिग्री सेल्सियस से शायद ही कभी नीचे जाता हो। वायुदाब और पवनें कैसी रहती हैं ग्रीष्म ऋतु में? तो देश के आधे उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और गिरता हुआ वायुदाब पाया जाता है। उपमहाद्वीप के गर्म हो जाने के कारण जुलाई में अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन उत्तर की ओर खिसककर लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित हो जाता है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी ऊपर। 23.5 डिग्री क्या है, नॉर्थ लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित हो जाता है। मोटे तौर पर यह निम्न दाब की लंबायमान मानसून द्रोणी उत्तर पश्चिम में थार मरुस्थल से पूर्व और दक्षिण पूर्व में पटना और छत्तीसगढ़ पठार तक विस्तृत होती है। कहां तक? अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति पवनों के धरातलीय संचरण को आकर्षित करती है। जहां पर वायुदाब कम होगा अपने आप वहां पर उसकी जगह को भरने के लिए, उस वायुदाब को, कम वायुदाब को क्या करने के लिए, भरने के लिए उच्च वायुदाब से क्या चलेंगी, हवाएं चलेंगी। क्या चलेंगी? जिनकी दिशा पश्चिमी तट, पश्चिम बंगाल के तट और बांग्लादेश के साथ दक्षिण पश्चिम होती है। उत्तरी बंगाल और बिहार में इन पवनों की दिशा पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी होती है
है ना। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ये धाराएं वास्तव में विस्थापित भूमध्य रेखीय पछुआ पवने हैं, भूमध्य रेखीय पछुआ पवने हैं। मध्य जून तक इन पवनों का अंत प्रवेश मौसम का वर्षा ऋतु की ओर बदलाव करता है। उत्तर पश्चिम में अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के केंद्र में दोपहर के बाद लू के नाम से विख्यात शुष्क और तप्त हवाएं चलती हैं, जो कई बार आधी रात तक चलती है। लू, मैदानी भागों में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा कि लू क्या चीज होती है। पता है, घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है और लू लग गई एक बार तो उसके बाद क्या मृत्यु भी हो सकती है। जैसे शीतलहर से मरते हैं ऐसे लू से भी मरते हैं। बुखार आता है और क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, और अगर कोई व्यक्ति चल रहा है तो लू से मृत्यु भी हो सकती है, ये पता है। इसीलिए आपको पता होगा कि मैदानी भागों में प्याज, पुदीना, जलजीरा, इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं। पानी, जल का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं, है ना। और अब तो वो चला गया फैशन, लेकिन पुराने जमाने में लोग पगड़ी पहनते थे, उसके बाद टोपी रखते थे सिर। क्या रखते थे? सिर को बचाते थे। किसको? जाड़ों में कानों को बचाना होता है मैदानी भागों में। किसको? कानों को। और गर्मी में सिर को, क्योंकि यहां पर जब लगती है ना धूप ऊपर से 90 डिग्री के एंगल पर, तो फिर ये नाक से क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। ये पता है छोटे बच्चों की खासकर, तो बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई। लू के नाम से विख्यात शुष्क और तप्त हवाएं चलती हैं, जो कई बार आधी रात तक चलती रहती हैं। मई में शाम के समय पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधियों का चलना एक आम बात है। कहां? पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। ये अस्थायी तूफान पीड़ादायक गर्मी से कुछ राहत दिलाते हैं, क्योंकि ये अपने साथ हल्की बारिश और सुखद व शीतल हवाएं लाते हैं। इस ऋतु में वार्षिक वर्षा का 10% भाग ही प्राप्त होता है। कई बार ये आर्द्रता भरी पवनें द्रोणी की परिधि की ओर आकर्षित होती हैं। शुष्क और आर्द्र वायु संहितियां के अचानक संपर्क से स्थानीय स्तर पर तेज तूफान पैदा होता है, जिसका वेग कभी कभी 100 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाता है। तूफान आते हैं। यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है देखो। एक बार उसने बोला कि अगर बैरोमीटर में पारा नीचे गिर रहा है और थर्मामीटर में पारा ऊपर जा रहा है, तो किस चीज का संकेत है? तूफान का। कैसे? बैरोमीटर में पारा जब नीचे जाता है, इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया? यानी लो प्रेशर बन गया। जैसे मैं अपने ऋषिकेश की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो नहीं चलते हैं वैसे, आप भाग्यशाली हो। बल्कि ये भी सोच रही होंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लू से मरते हैं। लू सुनी है, देखी है? कहाँ देखी है? कहाँ चलती है यहाँ लू? उत्तराखंड में रहते हो, देवभूमि में, कहाँ है यहाँ लू? यहाँ कहाँ चलती है लू भाई? उत्तर प्रदेश में जाओ, बिहार में जाओ, वहां पता चलेगा लू क्या होती है ना। अच्छा, यहाँ की ठंड अलग है, शीतलहर अलग है। शीतलहर से भी मरते हैं लोग। कानपुर में जाओगे जनवरी के महीने में 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। कितना? जैसे ही सिर से टोपी उतारी ऐसा लगता है गोली मार दी किसी ने कान में, इतना ठंडा होता है। और वो ठंड अजीब सी होती है, वो पैरों के हड्डियों के अंदर जाकर, क्या बताना, मतलब अगर आप बस में बैठे हैं और एक खिड़की का एक हल्का सा भी खुला है तो वो वाला पोर्शन हो सकता है पैरालाइज ना हो जाएगा, इतनी ठंड आती है वहां से। होता है ऐसा। अब ये बच्चे अभी घर से बाहर नहीं निकले, ऐसा होता है। आप नहीं समझ सकते उस चीज को। बरेली में जब हम लोग पीसीएस का पेपर देने जाते, सेंटर पड़ता था बरेली, गीला तौलिया रख रहे हैं दिन में, क्योंकि है गीला तौलिया रख कर चल रहे हैं। जब तक सेंटर पहुंच रहे हैं तब तक तौलिया सूख जा रहा है। क्या हो रहा है? अब ये इन बच्चों को क्या बताना है ना, ये तो अभी शावक है। चलो, जब घूमोगे दुनिया तब पता चलेगा। तो ये अस्थायी तूफान पीड़ादायक गर्मी से कुछ राहत दिलाते हैं, क्योंकि अपने साथ हल्की बारिश और सुखद व शीतल हवाएं लाते हैं। हल्की सी बारिश आती है, वो तूफान से क्या होता है, वो जो गर्मी होती है ना उससे राहत मिल जाती है। हल्की सी बारिश होगी, फिर एक मिट्टी की खुशबू आती है। आजकल तो सेंट भी आ रहे हैं उस तरह के, मिट्टी के खुशबू वाले। तो वो खुशबू किस समय आती है? जब भयंकर गर्मी हो रही हो, हल्की सी जब बारिश आएगी तब मिट्टी की खुशबू आती है, तब थोड़ा सा ठंडा होता है। कई बार ये आर्द्रता भरी पवनें
द्रोणी की परिधि की ओर आकर्षित होती हैं। शुष्क और आर्द्र वायु संयंत्र के अचानक संपर्क से स्थानीय स्तर पर तेज तूफान पैदा होते हैं, जिनका वेग कभी कभी 100 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाता है। इन स्थानीय तूफानों के साथ तेज हवाएं, मूसलाधार वर्षा और यहां तक कि ओले भी आते हैं। बंगाल में इन्हें काल वैसाखी यानी नॉर्वेस्टर कहा जाता है। काल वैसाखी बताई थी मैंने, कहां चलती है? असोम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में चलने वाली भयंकर और विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें, इन्हें क्या कहा जाता है? और भाई ये मेंस में ना 20 शब्दों में ही लिखने के लिए आती है, काल वैसाखी, और फिर आपने लिखना है। तो नंबर तुरंत 2 नंबर का क्वेश्चन है, कैसे मिलेगा? जैसे ही आप वो देखेगा बंगाल लिखा हुआ आपने, जैसे ही वो देखेगा क्या लिखा हुआ? असोम लिखा हुआ, जैसे ही वो देखेगा भयंकर और विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें, खुश हो जाएगा। 2 नंबर, 2 में से 2, इतना ही तो लिखना होता है ना। काल वैसाखी, बैसाख के महीने में आने वाली तबाही, इसका अर्थ है काल वैसाखी का मतलब चाय, पटसन और चावल के लिए अच्छी पवनें मानी जाती हैं। ऐसे ही आम्र वर्षा पूछता है वो, मैंगो शावर, वो कहां चलती है? केरल में, है ना। आम को जल्दी पकाने में सहायता करती, कर्नाटक में चलती है। कर्नाटक में से कॉफी शावर कहते हैं, चेरी ब्लॉसम कहते हैं। क्या कहते हैं? चेरी ब्लॉसम कहते हैं। ये बता दिया था मैंने शायद। ठीक है भाई, तो काल वैसाखी समझ में आ गया। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं वर्षा ऋतु, रेनी सीजन। क्या पढ़ रहे हैं? रेनी सीजन। यह ऋतु भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगमन के साथ मध्य जून से आरंभ होती है और मध्य सितंबर तक समाप्त होती है। सब चीज किताबों में नहीं मिलता, उसको फील भी किया करो। अब देखो आजकल ठंडा है, इसके बाद मार्च के बाद गर्मी आएगी, फिर जून के महीने से क्या हो जाएगी शुरू? वर्षा ऋतु। और कब तक चलेगी? मध्य सितंबर तक। इस बार तो मेरे ख्याल से अक्टूबर तक हुई बारिश है। ठीक है। मई के महीने में उत्तर पश्चिमी मैदानों में तापमान में तेजी से बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब की स्थितियां प्रबल हो जाती हैं और वे हिंद महासागर से आने वाली दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेती हैं। मैंने आपको बताया था कि ITCZ ऊपर खिसका, ट्रेड विंड्स जो हैं वो 0 डिग्री इक्वेटर को पार की, फेरल का नियम लगा, अपनी दाहिनी ओर मुड़ी और किस तरफ चल पड़ी? भारत की तरफ चल पड़ी। उसी को बोला हमने साउथ वेस्ट मानसून। बट ये हवाएं हैं क्या? ये व्यापारिक पवनें हैं। कहां की? दक्षिणी गोलार्ध की। कहां की? दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें जब 0 डिग्री इक्वेटर को पार करती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों का नाम क्या है? साउथ ईस्ट। कौन सी? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड ने 0 डिग्री इक्वेटर पार किया, फेरल का नियम लगा, दाहिनी ओर मुड़ी और वो बन गई साउथ वेस्ट मानसून। क्या बन गई? किसने की थी खोज? हिप्पालस ने की थी खोज उसकी, मानसूनी हवाओं की। किसने? ठीक है भाई। तो हिंद महासागर से आने वाली दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेती हैं। ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश कर जाती हैं, जहां ये भारत के ऊपर विद्यमान वायु परिसंचरण से मिल जाती हैं। भूमध्य रेखीय गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से गुजरने के कारण ये पवनें अपने साथ पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लाती हैं। अब ये ध्यान रखना, वैसे ये क्या है? हवाएं हैं। इनमें बादल कहां से आए, आर्द्रता कहां से आई? तो उसका कारण बता रखा है क्या? कि भूमध्य रेखीय गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से गुजरने के कारण। अब ये गर्म धाराएं कौन सी हैं? ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है। कौन सी है? उत्तर विषुवत रेखीय धारा है। क्या है? गर्म धारा, है ना। तो जब उत्तर विषुवत रेखीय गर्म धारा के ऊपर से जाएंगी तो ये मॉइस्चर ग्रहण करती हैं, वही आपको बादल के रूप में यहां दिखता है, वही बरसता है, वही क्लाउड बस्टिंग करते हैं, है ना। वही क्लाउड तो बस्ट होता है उत्तराखंड में हमारे, नहीं। तो भूमध्य रेखीय गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से गुजरने के कारण, इतना याद रखना आपने, ये पवनें अपने साथ पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लाती हैं। भूमध्य रेखा को पार करके इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है। इसीलिए इसका हवाओं का नाम हमेशा वहां से शुरू होता है जहां से वो चलती हैं। तो दक्षिण पश्चिम से चल रही है तो इसलिए इसका नाम होगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। हिंद महासागर से दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं उत्तरी गोलार्ध में प्रविष्ट होकर फेरल के नियमानुसार अपने दाहिनी ओर मुड़कर सामान्य रूप से जब 1 जून को भारत के दक्षिणतम प्रायद्वीपीय भाग से टकराकर अचानक वर्षा करती है
तो उसे मानसून का धमाका कहा जाता है। क्या कहते हैं? मानसून का धमाका या मानसून बस्ट। क्या कहते हैं भाई? केरला में पहुंचेगा ना सबसे पहले। कहां पहुंचेगा? केरला में पहुंचेगा, केरल में। भगवान परशुराम के फरसे से निकली वो भूमि की। कभी कभी धार्मिक क्वेश्चन भी आते हैं, परशुराम के फरसे से जो भूमि निकली वो कौन सी है? केरल, ऐसा मानना है केरल के लोगों का। मलयालम बोलते हैं, शिव के डमरू से निकली है भाषा, कौन सी? मलयालम। सबसे टफ लैंग्वेज है भारत में, जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उसमें सबसे टफ अगर कोई लैंग्वेज है तो वो कौन सी है? मलयालम, है ना? ठीक है जी। तो पूर्वा जेट बनकर हिंद महासागर पर, मानसून बस समझ में आ गया। इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तीव्र होने के का एक कारण मई में भारत के आंतरिक भागों में उठी संवहन तरंग का पूर्वा जेट यानी ईस्टर्ली जेट बनकर हिंद महासागर पर उतरना है। पूर्वा जेट जब हिंद महासागर पर उतरती है, ये भी मानसून के लाने का कारण है। पूर्वा जेट जब उतरेगी कहां? हिंद महासागर में, तो वहां पर क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। और भारत में क्या है? उत्तर भारत में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो ज्यादा से कम की ओर हवाएं चलेंगी और उनकी रफ्तार उतनी ज्यादा होगी जितना ज्यादा हाई प्रेशर और जितना ज्यादा लो प्रेशर होगा। इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी तेज क्या होगी? हवाएं चलेंगी। दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत के दक्षिणतम प्रायद्वीपीय भाग से टकराकर अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी, दो शाखाओं में बंटकर समूचे देश में वर्षा करती हुई राजस्थान पहुंचती है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत की कुल वर्षा का 90% से अधिक भाग प्राप्त होता है। कितना? परंतु वर्षा के वितरण में स्थानिक और कालिक विभिन्नता मिलती है, जिसकी मुख्य कारण क्या? स्थलाकृतियां हैं। अर्थात स्थलाकृति ग्रीष्मकालीन भारतीय मानसून का मुख्य नियामक है। स्थलाकृति का मतलब होता है, यार एक बड़ा अच्छा पैटर्न देखा होगा आपने, मैंने समझाया भी था कि नर्मदा जो है, नर्मदा नदी वो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। किससे? ऊपर विंध्याचल माउंटेन रेंज है, इधर नीचे क्या है? सतपुड़ा, बीच में से नर्मदा आ रही है, ईस्ट टू वेस्ट बह रही है। बह रही है? बह रही है। और आप सुंदरता देखिए मानसून की। मानसून क्या कर रहा है कि उसी घाटी, वो रिफ्ट वैली से ऊपर से जा रहा है, मतलब उसके अंदर विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से मानसूनी हवाएं अंदर जा रही हैं। आगे जाके उनको अमरकंटक की पहाड़ी मिल रही, वहां पे वो बरस रहा है, नीचे से नदी चल रही है, उधर से मानसून जा रहा है, वहां बारिश हो रही, इधर नदी चल रही है। एक नदी इधर को आ गई और एक सोन ऊपर को चली गई। कहां? गंगा में, है ना? अमरकंटक से आगे मेरे ख्याल से नहीं जा पाता हो। अमरकंटक के आसपास की जो पहाड़ियां हैं वहां पर क्या करता है? बारिश करता है। मतलब मानसून ऊपर से ऐसे चल रहा है और नीचे से नर्मदा, दोनों की डायरेक्शन उल्टी है। नहीं आया समझ में? ये वैसे ही है कि बादल यहां टकराया तो बादल ऐसे में चल रहे हैं, मानसून यहां टकराया, यहां बारिश की, यहां से नदी चल रही है उधर को। मानसून की डायरेक्शन किधर? ऊपर से इधर, और नदी की डायरेक्शन कहां? नीचे। कितना सुंदर लगता होगा, नहीं? तो नर्मदा जी की परिक्रमा कीजिए, समझ में आएगा वर्षा काल में। अच्छा जी, वर्षा के वितरण में स्थानिक और कालिक विभिन्नता मिलती है, जिसका मुख्य कारण क्या है? स्थलाकृतियां हैं। यानी स्थलाकृति ग्रीष्मकालीन भारतीय मानसून का मुख्य नियामक है। कहां पे ज्यादा बारिश होनी है, कहां पर नहीं होनी है, वो कौन तय करेगा? स्थलाकृति, टोपोग्राफी। अब जैसे राजस्थान है तो अरावली, अरावली हाई स्पीड गुरु शिखर, अरावली माउंटेन रेंज सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक। आज तो वो रेजिडुअल माउंटेन बन गया। रेजिडुअल बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत। किसी जमाने में वो फोल्डेड माउंटेन था और बहुत ऊंचा था। क्या था? अब तो घिसकर छोटा हो गया। वो लाखों करोड़ों साल से बारिश हो रही, उसमें बाढ़ आई होगी, नीचे पत्थर गिरे होंगे, धीरे 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 करके क्या हो गया? उसका जो हाइट है वो छोटा हो गया। इनके भी होने हैं। ये जो सामने आपको पहाड़ दिख रहे हैं, ये एक दिन आपको इतने ही दिखेंगे जितने आप नहीं देख पाओगे, लाखों साल लगेंगे, है ना मैं देख पाऊंगा ना आप देख पाओगे। लेकिन ये यहाँ पे आपको पेनी प्लेन दिखेंगे कभी ना कभी। पेनी प्लेन बोलते हैं समप्राय मैदान। क्या बोलते हैं? यानी कोई भी चीज अगर उठी हुई है धरती पर और कोई भी खड्डा है
तो प्रोसेस चलती रहती है तब तक जब तक कि खड्डा पेनीप्लेन नहीं बन जाता, और जब तक कि ये माउंटेन क्या नहीं बन जाते, पेनीप्लेन नहीं बन जाते, समप्राय मैदान नहीं बन जाते। डेविस और पेंग की थ्योरी पढ़नी है आपने इसके लिए। किसकी? डेविस और पेंग। तो समझ में आ गया? डेविस ने कहा कि पहले उठता है उसके बाद इरोजन, मतलब उसके बाद वो इरोजन शुरू होता है। पेंग ने कहा नहीं जी, जैसे जैसे उठता है वैसे वैसे इरोजन शुरू हो जाता है वहीं से। भाई हिमालय उठ रहा था, इंडस काट रही थी उसको। बेस्ट एग्जांपल है पेंग की थ्योरी का। ये पहले ढेर लगेगा, कोई वो थोड़ा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली आई और उसने रेत का ढेर डाल दिया और उसके बाद अब उसमें इरोजन होगा। ये तो वैसी घटनाएं है ना, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से उठे हैं फोल्डेड माउंटेन। अब अरावली है, अरावली की डायरेक्शन गलत हो गई। गलत क्या हुई? प्रकृति में सब सही है लेकिन मानसून उसके पैरेलल चला गया, इसलिए राजस्थान में बारिश नहीं होती। अगर वो ऐसा होता, अगर अरावली ऐसी होती तो यहां पर भी हरियाली होती। यह समझ में? अरब सागरीय मानसून शाखा, अरब सागरीय शाखा फेरल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व प्रवाहित होती हुई पश्चिमी घाट पर्वत से टकराती है। पश्चिमी घाट पर्वत की औसत ऊंचाई 900 मीटर है। एवरेज जो हाइट है इसकी, पश्चिमी घाट, जिसको क्या बोलते हैं? सह्याद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री बोलते हैं, वेस्टर्न घाट को सह्याद्री बोलते हैं, है ना। द्री द्री से कंफ्यूज मत हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? हिमाद्री, ग्रेटर हिमालय। इसको क्या बोलते हैं? सह्याद्री। अब सह्याद्री से टकराया कौन? मानसून। तो जिस तरफ टकराया विंडवर्ड साइड, उस तरफ भयानक बारिश, और जिस तरफ नहीं टकराया उसकी दूसरी साइड वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं लीवर्ड साइड। क्या बोलते हैं? वहां वृष्टि छाया प्रदेश मिलेंगे आपको, वहां पर बारिश कम होती है, कहीं कहीं पर ना के बराबर होती है। ठीक है जी। तो पश्चिमी घाट पर्वत की औसत ऊंचाई 900 मीटर है, किंतु कुछ चोटियां अधिक ऊंची है। दक्षिण से उत्तर जाने के पर क्रमशः जो चोटियां की ऊंचाई घटने लगती है, जैसे अनाईमुडी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। कितनी है? 2695 मीटर। कितनी? कहां पर? औसत, एवरेज कहां लिखा हुआ? नई वाली लो। अच्छा, एकदम लेटेस्ट है। हाँ, हो सकता है चेंजेस हुए। अनाईमुडी 2695 मीटर है, 2695। दोदा बेटा जो है 2637 मीटर है। मुलनगिरी जो है वो 1913 मीटर है। कुद्रेमुख जो है वो 1894 मीटर है। महाबलेश्वर जो है 1438 मीटर है। कालसूबाई जो है 1646 मीटर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, और नीलगिरी की हाईएस्ट पीक दोदा बेटा, है ना। टोडा नामक जनजाति निवास करती है वहां पर नीलगिरी पे। इनके टकराने के फलस्वरूप जलवाष्प युक्त हवाएं अचानक ऊपर उठकर पर्वतीय वर्षा करती है। वर्षा के पश्चात ये समुद्र तल से लगभग 6 किलोमीटर ऊपर उठकर अपनी गुप्त ऊष्मा शक्ति द्वारा वायुमंडलीय ताप में वृद्धि करती है, जिससे यहाँ तापीय व्युत्क्रम पाया जाता है। उत्तर जाने पर पहाड़ियों की घटती ऊंचाई के साथ वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। जैसे अनाईमुडी के पश्चिम 350 सेंटीमीटर, दोदा बेटा के पश्चिम 300 सेंटीमीटर, मुलनगिरी और महाबलेश्वर में 280 सेंटीमीटर, और कालसूबाई 250 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, पुरानी एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी, आपने नई एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है। कुछ जगह डेटा अभी भी क्या है? पुरानी एनसीईआरटी के हैं, उनको चेंज। यूपीएससी एनसीईआरटी के डेटा को मानती है। किसको? लोक सेवा आयोग। कभी माना ऐसा हो जाए कि आपका कोई क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी से पढ़ा और आपने क्या कर दिया हो तो, और उसने पुरानी एनसीईआरटी से किया, या आप क्लेम कर सकते हो उस पर 1 नंबर का। उस क्वेश्चन पर आप ये बोल सकते हो कि हमने नई एनसीईआरटी के डेटा लिखे हैं, नई एनसीईआरटी के डेटा ही माने जाते हैं। अभी संशोधित होकर आई है शायद, है ना। अभी तक पुरानी एनसीईआरटी का चल रहा था। ठीक है जी। कुछ हवाएं पश्चिमी घाट से टकराकर सामान्य रूप से 250 सेंटीमीटर वर्षा करती है, जो वृहद जल विभाजक को पार करके पूरब उतर कर वर्षा नहीं करती, जिसके कारण हवाओं के उतरने के फलस्वरूप बढ़ते दबाव के कारण
एडियाबेटिक दर्द से ताप वृद्धि होती है, एडियाबेटिक दर्द से ताप वृद्धि होती है, इसको हाईलाइट कर दीजिए। ना तो बाहर से ताप दिया जा रहा है ना लिया जा रहा है, फिर भी तापमान में चेंजेस हो रहे हैं। एडियाबेटिक दर्द से ताप वृद्धि होती है। यहाँ औसत वर्षा 40 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर होती है। कम वर्षा होने के कारण इसे वृष्टि छाया प्रदेश यानी रेन शेडो रीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेन शेडो रीजन। और मैंने कह दिया आपको, जहां पर रेन शेडो रीजन होगा वहां पर भूगोल कठिन होगा। बिना बारिश के क्या होगा? वहां पर जो प्रवृत्तियां होंगी वो कैसी होंगी? क्या आपने यहां पर पानी के लिए लड़ते हुए देखा है किसी को? नहीं देखा, लेकिन वहां आप पानी के लिए लड़ते हुए देखोगे। डेजर्ट में कई बार पानी के लिए कत्ल हो जाते हैं। जो डेजर्ट वाले देश है ना, अरब देश हैं, पानी और नमक के लिए क्या हो जाते हैं? कत्ल हो जाते हैं। आपने सुना होगा, पठान ने जिसका नमक खा लिया फिर नमक हरामी नहीं करता है, सुना है? तो जिस देश से वो धर्म चला था या जिस देश से वो संस्कृति चली थी, तो डेजर्ट में नमक की जरूरत पड़ती है। मरने वाला है आदमी, लेकिन किसी ने नमक खिला दिया। क्या कर दिया? नमक दे दिया, तो उससे उसकी जान बच गई। अब उसकी जान बच गई, इसका मतलब उसे दूसरा जन्म जो दिया किसने दिया? उस आदमी ने दिया जिसे नमक दिया। तो अब उसके खिलाफ कभी भी वो क्या नहीं करेगा? गद्दारी नहीं करेगा। सुना है? अब आप क्या जानो नमक की कीमत क्या होती? सबके घर में पैकेट रखे होंगे, है ना? देश का नमक, टाटा का नमक। भाई नमक, इवन उत्तराखंड में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? पहले सब कुछ होता था, यहां नमक नहीं था। नमक की कमी थी, तो नमक का व्यापार बकरों से होता था, बकरों में जाता था नमक। ये पता है? खच्चर नहीं होते थे। खच्चर जो है वो बाद में आया। बाद में आया मतलब अंग्रेजों ने कहा कि हमें एक ऐसा पशु चाहिए जो पहाड़ों में, जिसके अंदर घोड़े जैसी ताकत और गधे जैसे काम करे। जो तो घोड़े और गधे की संतान होती है खच्चर। बनाया गया, मतलब उस तरह से जीन वो किए गए। तो खच्चर बाद में आए, पहले बकरों में होता था व्यापार। लोग क्या करते थे? उत्तराखंड के बकरे पालते थे, बड़े बड़े बकरे होते थे, उन पे नमक जाता था। मेन जो व्यापार होता वो नमक का होता था। और इसलिए यहाँ के लोगों को एक बीमारी होती थी जिसको बोलते हैं ग्वाइटर, कलगंड। क्या बोलते हैं? बाकी सब कुछ पर्याप्त था यहाँ, खाना पीना जो भी था, पानी, सब चीज थी, लेकिन नमक नहीं था। और गारे वाला नमक जाता था, और उस गारे वाले नमक में आयोडीन की मात्रा नहीं होती थी। क्या नहीं होती थी? ये चीज। और पता नहीं आपने देखा, आपने तो सफेद नमक देखा होगा जब पैदा हुए होंगे आप। पहले नमक गंदा सा आता था। गारे वाला नमक जो होता था ना, गंदा सा, मतलब उसमें वो नहीं होती थी, क्या क्रिस्टल क्लियर नहीं होता था, है ना? सिलबट्टे पे पीसते थे लोग। मिर्च अपनी उगाते थे, हल्दी अपनी उगाते थे, धनिया अपना उगाते थे, सब अपना होता था। सिर्फ नमक बाहर से तो सिलबट्टे पे पीस के तब बनती थी। क्या क्या बनती थी? सब्जी दाल जो भी बनानी है। फिर तब तक विज्ञान ने एक आविष्कार किया, वो मिक्सी ले आई। मिक्सी, मिक्सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्राइंडर। हाँ, फिर वो टेस्ट खत्म हो गया। चलो, कुछ हवाएं पश्चिमी घाट के विभिन्न दर्रों जैसे दक्षिण से उत्तर क्रमशः सिनकोटा गैप। सिनकोटा गैप मैंने बताया था आपको। सिनकोटा दर्रा जो है भारत का दक्षिणतम दर्रा है। थाल, भोर, पाल, सेनकोटा, ये क्वेश्चन आता है। क्या आता है? सही क्रम क्या है उत्तर से दक्षिण में दर्रों का? तो थाल, भोर, पाल और सेनकोटा। जब दिल्ली से बंबई जाओगे ना तो थाल घाट से होके जाओगे। पुणे से बेलगाम जाओगे ना जब, तो भोर घाट से होके जाओगे, है ना? थाल, भोर, फिर पाल घाट, पाल घाट गैप। एटलस में देखो, वहां मिल जाएगा आपको। तो सेनकोटा गैप, पाल घाट गैप, तिनिया घाट, अगुम्बे घाट, भोर घाट, थाल घाट और कुंभारली घाट इत्यादि में घुसकर पठार पर पहुंच जाती है। ये भी अत्यधिक कम 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा करती है। पश्चिमी तटवर्तीय मैदानों के ऊपर से बहने वाली अरब सागरीय मानसून शाखा फेरल के नियम का उल्लंघन करती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। पश्चिमी तटवर्ती मैदानों के ऊपर से बहने वाली अरब सागरीय मानसूनी शाखा फेरल के नियमों का उल्लंघन करती है। माना मैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता, आप आईएएस का इंटरव्यू दे रहे होते और आपने अगर एक बार बोल दिया होता कि
हम ज्योग्राफी के, मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, तो मैं आपसे जरूर क्वेश्चन पूछता कि फेरल का नियम का उल्लंघन कहां पर होता है। अब आपने आंसर देना कहां पर। पश्चिमी तटवर्ती मैदान के ऊपर से बहने वाली अरब सागरीय मानसूनी शाखा, मानसून शाखा जो है वो फेरल के नियम का उल्लंघन करती है, जिसका कारण पश्चिमी घाट पर्वत की स्थलीय बाधा है। क्या है? स्थलीय बाधा है। अरब सागरीय शाखा गुजरात के दक्षिणी द डेंग्स जिला की गुफाकार पहाड़ियों में प्रविष्ट होकर 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा करती है। द डेंग्स कहां पर? गुफाकार पहाड़ियां हैं, प्रविष्ट होकर 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा करती है। किंतु आगे बड़ी हवाएं ताप्ती की घाटी में प्रविष्ट होकर सिर्फ 150 सेंटीमीटर के लगभग औसत वर्षा करती हुई महाराष्ट्र के नागपुर पठार यानी दक्कन पठार पर पहुंच जाती है, जहां ये बंगाल की खाड़ी शाखा से की गोदावरी घाटी से आती हुई मानसूनी हवाओं से टकराती हुई चक्रवातीय वर्षा करती है। फिर यहां से क्वेश्चन पूछता मैं कि यहां पर कैसी वर्षा होती है? आंसर चक्रवातीय वर्षा होती है। कहां पर? कहां पर भाई? नागपुर पठार, नागपुर पठार, दक्कन पठार। कारण क्या है? क्योंकि दोनों मानसून, कौन सी शाखा? बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर शाखा, दोनों मानसून क्या होते हैं वहां पर? टकरा जाते हैं। घाटियों से अंदर जा रहे हैं ना, ताप्ती घाटी से अंदर जाके उधर से वो आ रहा, दोनों टकराए, चक्रवातीय वर्षा कर दी उन्होंने। क्या कर दी? अरब सागर मानसून की एक शाखा नर्मदा घाटी में प्रविष्ट होकर लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा करती हुई अमरकंटक तक पहुंच जाती है। अमरकंटक वही जगह है जहां से नर्मदा निकलती है, जहां से सोन निकलती है। समझ पा रहे हो? जहां से सोन घाटी से आई हवाओं से टकराकर पर्वतीय वर्षा करती है। अब वहां पर अमरकंटक में कैसी वर्षा हो रही है? पर्वतीय, माउंटेन रेनफॉल हो रहा है। नर्मदा घाटी की शाखा विंध्याचल के दक्षिणी ढाल पर अत्यधिक वर्षा करती है, ना कि सतपुड़ा के उत्तरी ढाल पर। ये भी बड़ा देखो ना, किस तरफ कर रही है? विंध्याचल का दक्षिणी ढाल। ये विंध्याचल देखो, इधर देखो, ये भारत का मैप है, यहाँ पे विंध्याचल है, ये दक्षिणी ढाल होता है इधर वाला। माना अब कैसे दिखाऊं, माना ऐसा है तो ये दक्षिणी ढाल है, ये उत्तरी ढाल है, और यहाँ पर क्या है? सतपुड़ा। और ये सतपुड़ा क्या है? उत्तरी ढाल है। तो यानी ये दो पहाड़ियां हैं, ये हो गई विंध्याचल और ये हो गई सतपुड़ा। तो इधर बारिश कर रही, इधर नहीं कर रही, जबकि दोनों कैसी हैं भाई? जा तो अंदर ही से रही ना, और यहां बारिश कर रही, इधर नहीं कर रही। नर्मदा घाटी की शाखा विंध्याचल के दक्षिणी ढाल पर अधिक वर्षा करती है, ना कि सतपुड़ा के उत्तरी ढाल पर। इसका कारण फेरल के नियम और विंध्याचल पर्वत का दिक् निर्धारण है। क्या है? उसका जो स्लोप है वो निर्धारित करता है। अरब सागर की एक शाखा खंबात की खाड़ी से होकर माही घाटी से होती हुई मालवा पठार पर पहुंचकर 80 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा करती है। आपको पता है माही ऐसे में आती है, देखो इधर से आ रही माही, खंबात की खाड़ी में गिर रही है। नर्मदा को आप बोल सकते हैं ईस्ट टू वेस्ट, ताप्ती को भी बोल सकते हैं ईस्ट टू वेस्ट। माही आती है ऊपर से नीचे की तरफ, खंबात की खाड़ी में गिरती है। फिर उस घाटी से घुस गया कौन? मानसून। ठीक है, कितनी की बारिश? मालवा के पठार में 80 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। कितनी? जबकि साबरमती की शाखा अरावली की सर्वोच्च शिखर माउंट आबू के गुरु शिखर यानी 1722 मीटर से टकराकर 100 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा करती है। हाईएस्ट पीक जो है वो है गुरु शिखर। कौन सा? अरावली का। अरब सागर की दूसरी शाखा काठियावाड़ के गिरनार, मांडव हिल्स हैं, वहां पर गिर हिल्स हैं, गिरनार हिल्स हैं, मांडव आदि पहाड़ियों से टकराकर लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा करती है। फलस्वरूप यहां सघन वन मिलते हैं। यहां कच्छ के रन में वर्षा नहीं करती है। यह कच्छ के रन ऑफ कच्छ में वर्षा नहीं करती है। रन ऑफ कच्छ वही है, कैसा? नमक। क्या? एक तरह से ये समझ लीजिए कि नमक का रेगिस्तान। नमक का क्या? मैंने बताया भी था, एक मूवी थी, कौन सी, उसकी शूटिंग हुई है रन ऑफ कच्छ में। क्या बताया था मैंने? हाईवे। हाँ हाईवे, उसमें देखना रन ऑफ कच्छ। वहां सिर पे भी आप जब रहोगे ना तो सिर पे भी सफेद सफेद, चेहरे पे भी सफेद, मतलब नमक लगा रहेगा बस बॉडी में, है ना। और रन ऑफ कच्छ में तो, लिटिल रन में तो आप सरवाइव भी नहीं कर पाओगे गर्मी में, डिहाइड्रेशन से ही मर जाओगे। वहां तो एक ही जीव है जो सरवाइव कर सकता है, उसे बोलते हैं जंगली गधा। वाइल्ड आस सेंचुरी है लिटिल रन में, रन ऑफ कच्छ में।
इतनी गर्मी में भी और बिना पानी के क्या सरवाइव कर रहा हो। चलो ऊंट का तो मानते हैं कि वो बिना पानी के क्या, पर ये जो जंगली गधा है यहीं पाए जाते हैं भारत में, रन ऑफ लिटिल रन में, रन ऑफ कच्छ के लिटिल रन में। ये आईएएस का क्वेश्चन है। वाइल्ड आर्ट सेंचुरी कहां है? आंसर रन ऑफ कच्छ का जो पार्ट है लिटिल रन, वहां पर। चलो जी, काठियावाड़ की गिर गिरनार मांडव आदि पहाड़ियों से टकराकर लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा करती है। यहाँ सघन वन मिलते हैं। कच्छ के रन में वर्षा नहीं करता है, अपितु यहां से अधिक वाष्पीकरण के फलस्वरूप नमी ग्रहण कर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती हुई, जो किसी स्थलाकृतिक अवरोध न होने के कारण वर्षा नहीं करती है। अरावली का विस्तार इन हवाओं के समानांतर है। इन हवाओं की सापेक्षिक आर्द्रता राजस्थान के गर्म मरुस्थल के ऊपर से गुजरते समय मरुस्थल से ऊपर उठने वाली गर्म संवहन तरंगों के कारण कम हो जाती है। फलस्वरूप अरावली के पश्चिमी मारवाड़ क्षेत्र में वर्षा की मात्रा 40 सेंटीमीटर के बीच ही होती है। मारवाड़ वाला जो क्षेत्र है वहां वर्षा कितनी, सुना है? मारवाड़ी बड़े अच्छे व्यापारी होते हैं। मारवाड़ी, मारवाड़ी भोजनालय बड़े प्यार से खिलाते हैं बिठाकर। खाए? तो त्रिवेणी घाट में था पहले, अब है कि नहीं है देख लेना। हम लोग जब पेपर देने जाते थे तो हम ढूंढते थे कि मारवाड़ी भोजनालय कहाँ मिलेगा, बिठाकर बड़े प्रेम से घी लगाकर, है ना, चुपड़ी रोटी। स्टूडेंट लाइफ में क्या ढूंढना पड़ता है? सस्ता और अच्छा। तो अब पेपर दे रहे हैं तो दिन में खाना कहाँ खाएंगे? तो बरेली के मारवाड़ी भोजनालय में खाएंगे, है ना, या इलाहाबाद के मारवाड़ी भोजनालय में खाएंगे, प्रयागराज। चलो, अरावली का विस्तार इन हवाओं के समानांतर है। इन हवाओं की सापेक्षिक आर्द्रता राजस्थान के गर्म मरुस्थल के ऊपर से गुजरते हुए मरुस्थल से उठने वाली गर्म संवहन तरंगों के कारण कम हो जाती है। फलस्वरूप अरावली के पश्चिमी मारवाड़ क्षेत्र में वर्षा की मात्रा 40 सेंटीमीटर के बीच होती है। अरब सागर पर निर्मित ITCZ के सारे भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं, जो अपनी अक्ष पर घड़ी की सुई के विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए अपनी कक्षा पर पूरब से पश्चिम चलते हैं। इसके फलस्वरूप पश्चिमी तट के सारे भारत में चक्रवातीय वर्षा नहीं होती है। खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात कभी कभी मानवीय क्रियाओं द्वारा स्थल पर उत्पन्न उच्च ताप तथा निम्न दाब केंद्रों के कारण स्थल की तरफ घूमकर अत्यधिक वर्षा और ध्वंस करते हैं। पोखरण परीक्षण हुआ भाई 11 और 13 मई 1998 को। प्रधानमंत्री द मोस्ट रिस्पेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने शक्ति नाम से क्या किया? परमाणु परीक्षण किया। 5 परीक्षण हुए 11 और 13 तारीख को, 11-13 मई को। परमाणु शस्त्र संपन्न तो पहले ही हो चुके थे हम, इंदिरा गांधी जी के समय में, है ना। हंसते हुए बुद्ध, लाफिंग बुद्धा नाम से जो परमाणु परीक्षण हुआ था। अटल जी, स्माइलिंग बुद्धा, सॉरी मैंने क्या कहा, तो लाफिंग बुद्धा तो दूसरा होता है, स्माइलिंग बुद्धा, हंसते हुए बुद्ध। ये शक्ति नाम से किया। अब जब परीक्षण किया तो क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ गया भाई। टेम्परेचर बढ़ गया तो प्रेशर लो हो गया। प्रेशर लो हो गया तो खंबात की खाड़ी से क्या हुआ? खंबात की खाड़ी पर हाई प्रेशर था, वहां से अंदर भयंकर बारिश हुई। क्या हुई? विध्वंस हुआ। फिर क्या हुआ? तो मानवीय क्रियाओं से, मतलब मानव ने अपनी क्रियाओं से परमाणु परीक्षण करके वहां का टेम्परेचर क्या कर दिया? बढ़ा दिया, तो लो प्रेशर बन गया। कांडला पत्तन में उष्णकटिबंधीय चक्रवात द्वारा वर्षा एवं विध्वंस होता है। कांडला पोर्ट कहां है? कर्क रेखा के निकट है। कर्क रेखा पर नहीं है, कर्क रेखा के निकट है। जब पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान के पास चला गया तब हमें कांडला डेवलप करना पड़ा, कांडला पोर्ट बनाना पड़ा हमें गुजरात में, ठीक है। और ये कैसा ज्वारीय पत्तन है, कैसा है? टाइडल पोर्ट है। ज्वार आएगा तो जहाज अंदर आएंगे, भाटा आएगा तो जहाज खड़े रहेंगे, फिर ज्वार आएगा अगला तो जहाज वापस निकलेंगे। नहीं आया समझ में? ज्वार मतलब पानी का लेवल, मतलब ये समझ लीजिए कि पानी यहां तक है, ज्वार आएगा तो पानी वो सामने पहाड़ दिख रहा वहां तक पहुंच जाएगा। पानी का लेवल क्या? लहर नहीं बोलते हैं उसको, ज्वार बोलते हैं। लहर तो छोटी चीज हो गई वो। हाँ, एक बार क्वेश्चन पूछा, याद आया मुझे, कि जो समुद्र के किनारे की जो स्थलाकृतियां हैं उसको सर्वाधिक प्रभावित कौन करता है? मतलब नहीं होता चट्टाने कटी फटी जो भी हैं, तो उसमें पूछा सुनामी करती है, उसमें पूछा ज्वार भाटा करते हैं, उसमें पूछा लहरें करती हैं। आंसर लहरें करती हैं। लहर हर समय चल रही है, धीरे 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 करके तट को क्या कर रही है? प्रभावित कर रही है।
जैसे चट्टान है माना, लहर चलती ही रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, एक दिन क्या करेगी, जो बीच का जो सॉफ्ट चट्टान है ना उसको काट देगी, आर पार छेद हो जाएगा, बिल्कुल पुल बन जाएगा एक। क्या बन जाएगा? किसने बनाया? लहरों ने बनाया। ना ना सुनामी ने बनाया, ना ज्वार भाटा ने बनाया। किसने बनाया? क्योंकि लहर हर समय क्या है ना, एक दिन में कम से कम कितने हजार बार क्या कर दिया, उसने चोट कर दी उस चट्टान पर। तो उनका जो जो स्थलाकृति है, तटीय स्थलाकृति, उसको प्रभावित करने में जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो किसका होता है? लहरों का। एक क्वेश्चन और तैयार करा दिया मैंने। अब है भाई बंगाल की खाड़ी शाखा। कौन सी? बंगाल की खाड़ी शाखा।